नमस्कार, मिड के मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजार दिन के निचले स्तरों के ऑलमोस्ट करीब कामकाज करते हुए 17,674 का स्तर इंडेक्स में देखने को मिल रहा है और ऑलमोस्ट डे लो पर इंडेक्स अभी ट्रेड करता हुआ 90 अंकों की बिकवाली यहां पर देखने को मिल रही है। ना केवल फ्रंट लाइन इंडेक्स में बिकवाली है बल्कि बिकवाली एक्सटेंड हुई है मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर भी। मिड कैप इंडेक्स जो करीब 100 अंक नीचे अब कामकाज कर रहा है और स्मॉल कैप इंडेक्स भी अब डे लो पर 80 अंकों की गिरावट यहां पर भी देखने को मिल रही है। 1% के आसपास का फॉल यहां पर भी है। निफ्टी बैंक रफली 200 अंक नीचे करीब दिन के निचले स्तरों पर वहां पर भी कामकाज। तो ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर एकाएक बिकवाली बढ़ी है और डे लो पर इंडेक्स सो फार कामकाज करता हुआ दिख रहा है। आगे भी हम बातचीत करें कुछ स्टॉक्स को लेकर, आउट परफॉर्मेंस जहां पर है, जहां पर अंडर परफॉर्मेंस है, उन सब पर कुछ खबरें भी होंगी, लेकिन पहले देखें हेडलाइंस। बाजार में लगातार दूसरे दिन कमजोरी जारी। निफ्टी करीब 100 अंक गिरकर आया 17,700 के नीचे। आईटीसी, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी ने बनाया दबाव। निफ्टी बैंक में करीब 150 अंकों की कमजोरी, मिड कैप इंडेक्स की कम पिटाई। एफएमसीजी शेयरों में आज मुनाफा वसूली का मूड। इमामी, एचयूएल, मैरिको और डाबर सभी में दबाव। ऑटो शेयरों में भी कमजोरी, लेकिन रियल्टी शेयरों में रौनक। अदानी ग्रुप के शेयरों में आज जोरदार तेजी। अदानी इंटरप्राइजेस में करीब 18% का उछाल। अदानी पोर्ट 7% ऊपर। अदानी टोटल गैस को छोड़ ग्रुप की बाकी शेयरों में भी तेजी। कमजोर नतीजों के बाद टाटा स्टील पर दबाव। शेयर 5% से ज्यादा फिसला। कंपनी को 2500 करोड़ रुपए का घाटा। मार्जिन में भी तेज गिरावट। यूरोपीय कारोबार में सुस्ती ने बढ़ाई मुश्किलें। और आज आएंगे निफ्टी की 3 कंपनियों के तिमाही नतीजे। भारतीय एयरटेल, हीरो मोटोकॉर्प और अदानी पोर्ट के Q3 नतीजे। करीब 3% बढ़ सकती है भारतीय एयरटेल का मुनाफा और रेवेन्यू। मार्जिन में भी दिख सकता है सुधार। तो भारतीय बाजारों के अंदर प्रेशर एक्सटेंड और डे लो पर अब इंडेक्स कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 90 अंकों के आसपास की गिरावट है निफ्टी में। मिड कैप इंडेक्स करीब 1% का फॉल यहां पर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स में भी प्रेशर जो है वो एक्सटेंड हो रहा है। इनफैक्ट माफ कीजिएगा, मिड कैप इंडेक्स में 1/4% के आसपास की गिरावट है, लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स जो है वो करीब 1% नीचे अभी कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। मेजरली निफ्टी बैंक आधा % नीचे है और रफली 176-177 अंकों की गिरावट है। एडवांस डिक्लाइन जो थोड़ी देर पहले 1200-1300 शेयर तेजी में थे, वो अब 1100 शेयर तेजी में है और करीब 1700 शेयर ऐसे हैं जो कि बिकवाली के साथ कामकाज करते हुए दिख रहे हैं। तो डिक्लाइंस की संख्या धीरे धीरे बढ़ते हुए और फर्स्ट हाफ के कंपैरिजन में सेकंड हाफ में ये एक जो आंकड़ा है बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मेजर प्रेशर जो आपको दिखाई पड़ेगा वो आज एफएमसीजी से है, मेटल से। मेटल में आज मेजर सेल ऑफ आपको दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा ऑटो स्पेस के अंदर प्रेशर है और साथ ही साथ बैंक्स जो कि करीब 1% के आसपास का दबाव यहां से आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 1% नीचे ऑटो इंडेक्स है। निफ्टी बैंक अब डे लो के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। गाबा सर हमारे साथ बने हुए हैं, इनसे आज हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर और उनकी इंडिविजुअल कॉल्स भी समझेंगे। तो गाबा सर नमस्कार। मार्केट्स को लेकर थोड़ा सिचुएशन बिगड़ा है। जिस लेवल की आप बात कर रहे थे आज सुबह कि अगर वो लेवल ब्रीच होता है तो शायद बिकवाली और एक्सटेंड कर सकती है 17,700 के आसपास, लेकिन अब वो 17,600 17,650 के जोन में हम पहुंच गए हैं। क्या करें बाजार में? है तो वीक। जो हमारा रेंज था बना हुआ उस अपर रेंज से वापस लौटा है मार्केट, तो मुझे लगता है थोड़ा वीक है मार्केट। पॉसिबल है कि लो लेवल दिखे और वो आ सकता है करीब 17,600 के करीब। अब 17,680 है। ट्रेडिंग बेट बनता है यहाँ पर, लेकिन स्टॉप लगाना पड़ेगा 17,700 का लगा रहे हैं, स्टॉप ज्यादा नहीं। तो पॉसिबल है कि लो लेवल 17,600 के देख सकते हैं। तो रिस्क फॉर रेशियो बनता है यहाँ पर। सेल सिग्नल गेस पॉसिबल है। तो निफ्टी बैंक को लेकर गाबा सर व्यू, क्योंकि निफ्टी में तो प्रेशर है, निफ्टी बैंक को कैसे देख रहे हो आप? यहाँ पर वैसा ही हाल है। निफ्टी और बैंक निफ्टी कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पर भी सेल है। क्या सकता है 41,237 पे ट्रेड कर रहा है, 242 पे चल रहा है। पॉसिबल है कि लो लेवल 40,800 भी देखने को मिल सकता है, लेकिन पहले 41,000 रहेगा। वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो स्ट्रेंथ तो नहीं है, डिप पॉसिबल है, यस। तो फर्दर गिरावट एक्सटेंड हो सकती है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के अंदर ही। तो डाउन साइड और शायद खुलता हुआ दिखाई पड़ सकता है। इंडिविजुअल कॉल्स पे बातचीत करेंगे हम गावा सर के, लेकिन उससे पहले अदानी पोर्ट के नंबर्स आ रहे हैं और एक बार नंबर्स पे आप नज़र डालें। 1567 से घट के 1316 करोड़ रुपए ये कंसो मुनाफे का एक आंकड़ा आया है। 1600 करोड़ रुपए का एक अनुमान बाजार लगाकर चल रहा था, उससे करीब 300 करोड़ रुपए नीचे ये नंबर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन क्योंकि स्टॉक में ऑलरेडी गिरावट इतनी आ चुकी है
तो वर्स्ट शायद ऑलरेडी डिस्काउंटेड है, तो इतनी ज़्यादा बिकवाली के बाद अब ये नंबर्स आ रहे हैं। तो मुनाफा करीब 1550 करोड़ों से घटकर 1300 करोड़ रुपए के आसपास तिमाही में नंबर पोस्ट हुआ है। और आय फ्रंट पर करीब 4072 करोड़ से 4786 करोड़ रुपए इस तिमाही के अंदर वाई बेसिस पर आय आते हुए दिखाई पड़ी है। मार्जिन और एबिटा के नंबर पे भी नज़र रखनी होगी, क्योंकि अगर आय के अंदर एक बढ़त है और मुनाफे में डिक्लाइन है तो ऑब्वियसली बात है कुछ हद तक इम्पैक्ट इसका एबिटा पर भी देखने को मिला होगा, और उसके बाद ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो उसका मुनाफे पे भी आता हुआ दिखाई पड़ा। तो शायद जो एबिटा फ्रंट है या फिर मार्जिन फ्रंट है उसके ऊपर भी एक नंबर प्रेशर साइड पे ही आता हुआ दिखाई पड़ेगा वाई बेसिस पे। हालांकि सीक्वेंशियल बेसिस पे नंबर्स जो है मोरलेस फ्लैटिश साइड पे ही आप यहाँ पे काउंट करते हुए दिखाई पड़ेंगे। और जो आंकड़ा है मुनाफे का उसमें 1316 करोड़ रुपए का एक नंबर आता हुआ दिखाई पड़ा है, और ये नंबर 1316 करोड़ 1600 करोड़ रुपए के अनुमान के सामने इस तिमाही में देखने को मिला है। गावस्कर, अदानी पोर्ट क्या कहना चाहेंगे? नंबर्स भी आए हैं, हालांकि रिएक्शन नंबर से ज्यादा अदरवाइज है यहाँ पे, तो क्या करें अभी? अदानी पोर्ट कल मैंने बाय दिया था यहाँ पर, मुझे वो है यहाँ पर, लेकिन 600 का जो हमारा टारगेट था वो अचीव हो चुका। हो सकता है डिप मिले, लेकिन डिप बायबल है। अडानी पोर्ट हमें मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा लगता है मुझे। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म बेटर है। 1316 करोड़ का जो आंकड़ा है ये 1738 करोड़ क्यू ऑन क्यू बेसिस पर था, जिसके सामने नंबर आया है, और वाई बेसिस पे आप जो देख रहे हैं ये 1567 करोड़ रुपए के सामने इस तिमाही के अंदर नंबर देखने को मिल रहा है। तो सीक्वेंशियल साइड पे भी थोड़े से वीक नंबर है, वाई भी थोड़े से वीक है मुनाफे फ्रंट पे एटलीस्ट। आय हालांकि 4786 करोड़ है, पिछली बार 5211 करोड़ रुपए इस तिमाही के अंदर कंपनी की आय देखने को मिली थी। गावस्कर, कोई और स्टॉक जहां पर आपकी नजर हो? अपोलो हॉस्पिटल जो हमने कल बात की थी मेरे ख्याल से, वहां अब भी तेजी है। लगता है कि 4300 स्टॉप लगाकर चले तो पॉसिबल है कि 4400 एक लेवल है, वहां देख सकता है। अब ट्रेड करें 4338 पर अपोलो हॉस्पिटल, ध्यान देना चाहिए अगर लॉन्ग साइड। तो अपोलो हॉस्पिटल करीब 16-17 रुपए ऊपर कामकाज कर रहा है, रेंज के लोअर एंड की तरफ है। 4336 रुपए ये अभी भाव देखने को मिला। आज सुबह जो लोस थे 4200, यही आमतौर से ये मूव लेता है, तो आप लॉन्ग साइड पे इसको देख सकते हैं। एक बार मिड कैप स्मॉल कैप गेनर्स जो है वो आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। आज किस तरह की सिचुएशन बन रही है कि मार्केट में एकाएक बदलाव आया है पिछले आधे घंटे में, तो मिड कैप के जो गेनर लूजर उनके अंदर भी बड़ा फेरबदल होता हुआ दिखाई पड़ा है। तो एक एक करके मिड कैप गेनर से लूजर, पहले ऑटो एंसिलरी जहां पर प्रेशर है, इनफैक्ट ऑटो में ही प्रेशर है, तो ऑटो एंसिलरी भी उसके साथ ही नीचे है। ऑटोमेटिक एक्सेल करीब 5% नीचे, टीवीएस श्री चक्रा रफली 3.5% नीचे, एक्साइड 2.5% नीचे, और एनआरबी बियरिंग 1.5% के आसपास का फॉल यहां आता हुआ दिखाई पड़ा है। फर्टिलाइजर स्पेस के अंदर कमजोरी है, जिसमें दीपक फर्टिलाइजर 3.5% नीचे, फैक्ट 3% नीचे, जीएनएफसी 2.5% नीचे, और चंबल फर्टिलाइजर करीब 2.5% के आसपास की बिकवाली यहां देखने को मिल रही है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 3% नीचे, एनएमडीसी 2.5% नीचे, वेदांता 2% नीचे, और नाल्को करीब 2 से 2.5% के आसपास का फॉल यहां देखने को मिला है मेटल के प्रेशर में। रेणुका शुगर में से सबसे आगे लीड करता हुआ 3.5% बिकवाली, सिंभावली, द्वारकेश, त्रिवेणी, कुछ ऐसे नाम जो कि 1.5 से लेकर 2% तक फॉल ऑलरेडी दिखा रहे हैं। इसके अलावा मिड कैप में चढ़ने वालों में जेंसार का नाम आज शुमार है, 5% ऊपर, डीसीबी बैंक 5% ऊपर, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड 6% ऊपर, और आईआरबी इंफ्रा 4.5% के आसपास की तेजी यहां पर भी है। लेकिन मिड कैप के गिरने वाले शेयरों में आरती इंडस्ट्रीज 6% नीचे, उसके अलावा टाटा स्टील नंबर्स के बाद, टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स 6.5% नीचे, इमामी 2.5% नीचे, और उसके अलावा सेंचुरी टेक्सटाइल करीब 2.5% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ रही है, प्रेशर है। अदानी ग्रुप के शेयरों में कुछ वोलेटिलिटी है, तो उसमें आज खरीदारी थी अदानी विल्मर में, अदानी ट्रांसमिशन में, एनडीटीवी में, और इसके अलावा अदानी पोर्ट, अदानी एंटरप्राइजेज जो कि तेजी के साथ कामकाज कर रहा है। इसके अलावा जो नई लिस्टेड कंपनीज हैं उनमें भी आज काफ़ी एक्शन है। इसमें पेटीएम करीब 10% के आसपास का मूव वहाँ पर भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ओवरऑल ये मार्केट का सिचुएशन आप देख रहे हैं। इसके अलावा बातचीत करते हैं कुछ नंबर्स को लेकर भी। नंबर्स आए हैं जेके पेपर के, नंबर्स बेटर साइड पे देखने को मिले। तीसरी तिमाही में कंपनी की आय 60% बढ़ी है, मुनाफे में 121% का एक उछाल देखने को मिला है। मार्जिन भी जोरदार तेजी के साथ रहे हैं। नंबर से बातचीत करने के लिए कंपनी के प्रेसिडेंट और डायरेक्टर एएस मेहता सर हमारे साथ मौजूद भी हैं। मेहता सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। रोबस्ट नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं वाई बेसिस पर, और ना केवल कंपनी ने बल्कि इस ग्रुप की ज़्यादातर जो बाकी कंपनियां भी हैं, पीयर्स भी, उनके भी नंबर्स बहुत बेटर साइड पे आते हुए दिखाई पड़े। तो मान के चलो ये सीजनैलिटी थी जिसकी वजह से कंपनी के नंबर्स अच्छे आए हैं, या सिचुएशन सही में ही ऑन ग्राउंड इतनी बेहतर है कि ये कैरी फॉरवर्ड भी करेंगे? देखिए, सीजनलिटी तो मैं नहीं कहूंगा उसको, लेकिन ये जरूर है कि ये वाला जो साल है 22-23, इसके जो पिछले 2 क्वार्टर जो रहे हैं वो फेवरेबल रहे हैं। बाजार में डिमांड अच्छी रही है, प्राइस रियलाइजेशन अच्छा रहा है, तो उस वजह से प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर ये हैं।
सीजनलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ये जो क्वार्टर होते हैं Q3 एंड Q4 ये तो बेटर क्वार्टर होते हैं। Q1 थोड़ा सा स्लोअर क्वार्टर होता है। जहां तक आगे की बात आपने जो पूछी मेरे से, मैं ये कहूंगा कि कोटेड पेपर एंड पैकेजिंग बोर्ड के प्राइस थोड़े से डाउनवर्ड ट्रेंड के ऊपर है, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे जब हम देखते हैं तो पल्प के प्राइसेस कम हुए हैं, तो उसका इम्पैक्ट कोटेड पेपर जो काफी हद तक इंपोर्ट होता है इंडिया में, तो उसके प्राइस कम हुए हैं। ऐसे ही पैकेजिंग बोर्ड के प्राइस भी कम हुए हैं। उसमें एक फैक्टर कॉस्ट का है और दूसरा फैक्टर उसमें कुछ हद तक पैकेजिंग बोर्ड के डिमांड अभी थोड़ी सी कम होनी शुरू हुई है। प्रेडोमिनेटली फार्मा सेक्टर या जो पैकेजिंग बोर्ड के कन्वर्टेड प्रोडक्ट इंडिया से एक्सपोर्ट होते थे उसमें थोड़ी गिरावट आई है, वो रीजन है। सर, जो प्राइसेस बढ़े थे लास्ट क्वार्टर में जिसका मार्जिन पे इम्पैक्ट भी था, उसको आपने कुछ हद तक पास ऑन कर दिया था। तो जो आपका पूरा साल है अब क्या मान के चलें कि इनपुट कॉस्ट का बर्डन खत्म हुआ, प्राइस हाइक से पूरा इम्पैक्ट मिल गया और ये मार्जिन को रिलीफ आगे भी देगा Q4 ऑनवर्ड्स? देखिए, जहां तक रियलाइजेशन और इनपुट कॉस्ट का सवाल है, मैं ये कहूंगा कि ये साल पेपर इंडस्ट्री के लिए फेवरेबल रहा। इनपुट कॉस्ट इंक्रीज हुई है, सब्सटेंशियली हुई है, बट एट द सेम टाइम कमेंसुरेट सेलिंग प्राइस भी मिली है, इसलिए मार्जिन इंप्रूव हुआ है। लेकिन ये जो मार्जिन अभी है ये सस्टेनेबल मार्जिन नहीं मानता मैं, क्योंकि जिस तरह की सेलिंग प्राइसेस अब ग्लोबली चल रही हैं उसमें गिरावट होगी, लेकिन इनपुट कॉस्ट अब जो है वो फेयरली स्टेबल है। इसमें अब कोई बहुत ज्यादा ना गिरावट की संभावना दिखती है और ना बहुत ज्यादा कुछ बढ़ने की संभावना दिखती है। ओके, एक और चीज़ में था सर, दो चीज़ों को मैं एक साथ क्लब करूंगा। पहला तो कंपनी की जो यूटिलाइजेशन है अभी का, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो किस तरह का है, एक्सपोर्ट्स की सिचुएशन कैसी है, क्योंकि वो बहुत बढ़िया रियलाइजेशन आपको देकर गया है, और लास्टली इस सिरपुर का कंट्रीब्यूशन कैसा देख रहे हो आप नंबर्स के अंदर, कितना प्रॉफिटेबिलिटी में कंट्रीब्यूट किया है इसने? देखिए, जहां तक आपने जो सवाल पूछा मुझे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का, वो इस क्वार्टर में करीब 104% यूटिलाइजेशन रहा है, एंड गोइंग फॉरवर्ड यूटिलाइजेशन हमारा इसी बैंड पे रहेगा। पैकेजिंग बोर्ड की जो नई कैपेसिटी आई है उसका यूटिलाइजेशन करीब 90% है। वो बढ़ करके थोड़ा बढ़ना चाहिए आने वाले टाइम में, और पैकेजिंग बोर्ड की डिमांड भी आने वाले टाइम में अच्छी रहेगी, तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। एक्सपोर्ट क्योंकि रियलाइजेशन अब ऑफ लेट पिछले 2 महीनों से एक्सपोर्ट मार्केट में रियलाइजेशन कम हुआ है, तो कुछ एक्सपोर्ट हमने कम किया है, लेकिन क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट में पैकेजिंग बोर्ड की डिमांड अभी थोड़ी सी सबड्यूड है, तो हम कोशिश करेंगे कि पैकेजिंग बोर्ड का एक्सपोर्ट कुछ बढ़ाएं, चाहे रियलाइजेशन थोड़ा कम भी हो लेकिन फिर भी कंट्रीब्यूशन मिलता है जी। सिरपुर का जहां तक सवाल है, सिरपुर की यूटिलाइजेशन अभी क्लोज टू 90% आ गई है, और काफी अच्छा परफॉर्म सिरपुर में पेपर मिल कर रही है। तो इस प्रॉफिट में जो 325 करोड़ का नेट प्रॉफिट जो आप देख रहे हैं जी, में करीब 100 करोड़ का कंट्रीब्यूशन सिरपुर का भी है। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेहता सर, डिटेल में हमसे चर्चा करने के लिए, नंबर्स को लेकर बातचीत करने के लिए और तमाम आंकड़े जो है हमें समझाने के लिए। जेके पेपर का स्टॉक मोर लेस फ्लैट बिल्कुल कामकाज कर रहा है, 1% के आसपास की डिक्लाइन यहाँ देखने को मिले, हालांकि ऊपरी स्तर में थोड़ी सी बिकवाली जरूर आते हुए दिखाई पड़ी है। आगे बातचीत करेंगे कुछ और स्टॉक्स पे, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट अपडेट, जहां पे उत्तर भारत में एक बार फिर तापमान चढ़ने लगा है। पिछले साल मार्च में अधिक गर्मी से गेहूं के उत्पादन पर असर पड़ा था, क्या इस साल भी इम्पैक्ट आएगा, इसकी जानकारी ले रहे हैं हमारे साथ असीम मनचंदा मौजूद भी हैं। तो असीम, इंपॉर्टेंट अपडेट है, अभी तो विंटर्स जा रहे हैं लेकिन जो समर टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू भी हो गया है, तो क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, उत्तर भारत में तापमान काफी तेजी से बढ़ने लगा है। अगर मैं फरवरी की बात करूं तो अभी तापमान जो है 26 डिग्री पहुंच गया है। इसकी बढ़ोतरी आगे भी जारी रहने का अनुमान है। मार्च में तापमान 40 डिग्री तक छू सकता है। अगर मैं पिछले साल की बात करूं तो पिछले साल भी मार्च में तापमान ने 40 डिग्री का छू लिया था, जिसकी वजह से गेहूं के उत्पादन पर असर पड़ा था। 109 मिलियन टन पिछले साल गेहूं के उत्पादन का अनुमान था, लेकिन गर्मी बढ़ने की वजह से उत्पादन 5% तक कम हो गया था। इस साल सरकार का अनुमान है कि
गेहूं का उत्पादन काफी अच्छा होगा। बुआई को देखते हुए लग रहा है कि 112 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन होगा, लेकिन फिर भी गर्मी एक बार फिर आपका मिजाज बिगाड़ सकती है, खासतौर पे कि गेहूं के दाम पहले ही बाजारों में रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गए थे। लेकिन अगर इस बार गर्मी से राहत नहीं मिलती है तो आने वाले दिनों में गेहूं को लेकर के काफी परेशानी खड़ी हो सकती है, गेहूं का उत्पादन आगे भी घट सकता है। तो गेहूं के दाम और बढ़ सकते हैं और इश्यूज यहाँ पे प्राइसिंग को लेकर आ सकते हैं, और इसका जो इम्पैक्ट है वो आगे अलग अलग कमोडिटीज़ के ऊपर भी आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया असीम ये अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। ब्रेक का वक्त है। निफ्टी 17,668 के जोन्स में कामकाज करने की ऑलमोस्ट डे लो के आसपास अभी भी इंडेक्स बना हुआ है। आगे बातचीत करते हैं छोटे से ब्रेक के उस पर। Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day. डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं स्पाइस जेट के बारे में। दरअसल स्पाइस जेट के बारे में बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। सबसे पहला तो कंपनी की जो इनिशियल शुरुआत हुई थी वो दरअसल मोदी लुफ्त के नाम से हुई थी, जो कि एक एसके मोदी ग्रुप और लुफ्थांसा के बीच का टाई अप था। बाद में इस कंपनी का जो AOC सर्टिफिकेट है, यानी कि एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट है, वो सर्टिफिकेट मिला अजय सिंह साहब को, और उन्होंने इस कंपनी की शुरुआत की स्पाइस जेट के नाम से। स्पाइस जेट के सारे प्लेन्स जो होते हैं वो किसी ना किसी स्पाइसेस के नाम पे रखे जाते हैं। मिसाल के तौर पे आप कोरिएंडर, चिली, टर्मरिक, रेड चिली, मस्टर्ड, पेपर, ये सब स्पाइस जेट के एरोप्लेन्स के नाम हैं। और जब भी आप कभी इसकी उड़ान में बैठे तो इसके कॉकपिट के नीचे देखिएगा ये नाम लिखे हुए आपको कहीं ना कहीं दिखाई पड़ेंगे। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि अजय सिंह साहब वो आदमी हैं जिनका बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था डीडी स्पोर्ट्स के लॉन्च में, और डीटीसी बसेस दिल्ली में जो चलती हैं उसके लॉसेस को कट डाउन करने और टर्न अराउंड करने में भी अजय सिंह साहब का बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है। तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट स्पाइस जेट से रिलेटेड, आगे कुछ और फैक्ट लेकर आपके लिए आते रहेंगे। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी और देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी टीसीएस के बारे में। दरअसल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसका सॉफ्टवेयर 1994 से जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहा है, इसको आप हर रोज इस्तेमाल करते हैं, वो टीसीएस ने प्रोवाइड किया है। इतना ही नहीं, टीसीएस के पास एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है देश की सबसे बड़ी डिपॉजिटरी सर्विसेज बनाने का, और वो भी महज 5 महीने में। एनएसडीएल के लिए उन्होंने डिपॉजिटरी सर्विसेज प्रोवाइड की थी और वो 5 महीने के अंदर ही तैयार कर दिया था, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है, उसकी जितनी भी ब्रांचेस हैं वो आज भी टीसीएस का सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। तो इस तरह का स्केल आप अंदाजा लगा सकते हैं। 2004 में टीसीएस की लिस्टिंग हुई थी और वो करीब 7.5 गुना उस समय पर आईपीओ लिस्ट हुआ था, आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था, और कंपनी बतौर तीसरी सबसे बड़ी कंपनी के तौर पर लिस्ट हुई थी। और 2004 में आया आईपीओ उस समय किसी भी निजी कंपनी का सबसे बड़ा आईपीओ था। टाटा सन्स के लिए टाटा ग्रुप की मार्केट कैप का करीब 57% हिस्सा टीसीएस अकेला देता है। टाटा ग्रुप के कुल मुनाफे का 50% हिस्सा अकेला टीसीएस देता है, और टाटा ग्रुप के कुल कर्मचारियों का रफली 60% हिस्सा अकेला टीसीएस देता है। तो इस तरह के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट टीसीएस रिलेटेड, आगे कुछ और फैक्ट लेकर भी आते रहेंगे। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं टाटा समूह की कंपनी टाइटन के बारे में। दरअसल टाइटन जो है, इसका वैसे तो कोई औपचारिक फुल फॉर्म नहीं है, लेकिन ये मान सकते हैं टाटा इंडस्ट्रीज, और क्योंकि टिडको जो कि तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का एक जेवी है, तो इसलिए आप इसे टाइटन, टाटा इंडस्ट्रीज और तमिलनाडु के नाम से मिलाकर टाइटन बना सकते हैं। टिडको जो है वो इस कंपनी का लार्जेस्ट प्रमोटर शेयर होल्डर है, लेकिन फिर भी टाटा समूह की कंपनी है। टिडको की करीब 28% की हिस्सेदारी है, जिसकी वर्थ वैल्यू करीब 65,000 करोड़ रुपए के आसपास की। इंटरेस्टिंग पार्ट है कि तमिलनाडु सरकार जो है वो इस कंपनी की लार्जेस्ट प्रमोटर शेयर होल्डर है। इसके अलावा टाटा जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रमोटर शेयर होल्डर के तौर पर शुमार होते हैं। टिडको को करीब 185 करोड़ रुपए का सालाना डिविडेंड सिर्फ टाइटन से मिलता है। और अगर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात की जाए तो 1995 में
तनिष्क ने अपने जब ज्वेलरी कारोबार को लॉन्च किया था और 18 कैरेट गोल्ड के प्रोडक्ट निकालने शुरू किए थे, उस समय पर वो एक अनसक्सेसफुल वेंचर के तौर पर देखा जा रहा था और उसकी नतीजा ये हुआ था कि 1997-98 में कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा लॉसेस फेस किए थे। लेकिन वहाँ से जो कंट्रीब्यूशन हुआ या वहाँ से जो टर्न अराउंड हुआ, उसको आप इस तरह से समझिए कि आज कंपनी के तनिष्क का जो कुल कारोबार का कंट्रीब्यूशन है टाइटन में, वो रफली 90% के आसपास का है और टाइटन की प्रॉफिटेबिलिटी में 96% हिस्सा अकेले तनिष्क से आता है। तो इस तरह के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट टाइटन से रिलेटेड, आगे कुछ और फैक्ट लेकर भी आते रहेंगे। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं यूनाइटेड ब्रिवरीज की। दरअसल एक स्कॉटिश मैन ने इसकी शुरुआत की थी करीब 100 साल पहले और कई सारी साउथ की ब्रिवरीज को मिलाकर अब देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और डे लो पर एग्जैक्टली इंडेक्स कामकाज करते हुए और साथ साथ मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स भी ऑलमोस्ट डे लो पर अब ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो बाजार में बिकवाली जो है वो एक्सटेंड हुई है और उसका एक इम्पैक्ट आप देख रहे हैं क्रॉस द बोर्ड आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब एक और अहम अपडेट, जहां पे जीएसटी काउंसिल में ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी लग सकता है, ये कहना है सीबीआईसी के चेयरमैन विवेक जोहरी का। हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग में फुल वैल्यू पर जीएसटी लगनी चाहिए। काफ़ी समय से एक लंबित मुद्दा था ऑनलाइन गेमिंग को लेकर, उसमें जीओएम बना था, कई सारे लोगों ने उस पर अपने विचार दिए लेकिन सहमति नहीं बन पाई। ये बहुत ही मुद्दा उलझ गया है सर। अकॉर्डिंग टू सर सीबीआईसी, आपके हिसाब से इसका क्या समाधान हो सकता है? ऑनलाइन गेमिंग को लेकर क्या समाधान हो सकता है? आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है सर इसमें? देखिए, समाधान तो परिषद इस पर चर्चा कर मुझे पूरा विश्वास है निकालेगी, परंतु सीबीआईसी का स्टैंड अभी तक ये रहा है। आपको ज्ञात होगा कि कुछ केसेस सीबीआईसी ने इन्वेस्टिगेट किए थे और उन पर इन्वेस्टिगेशन के बाद हमारा ये स्टैंड रहा है कि क्योंकि ऑनलाइन गेम्स गैम्बलिंग की तरह खेले जाते हैं, इसलिए इन पर एक तो पूरे वैल्यू पर जो भी ग्रॉस कलेक्शन होता है ऑनलाइन गेमिंग से, उस पर टैक्स लगना चाहिए और अभी जो करों का ढांचा है उसके अनुसार 28% के रेट पर इस पर टैक्स लगना चाहिए। इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर जो छोटे कारोबारी परेशान रहते थे क्योंकि उनके सेलर ने भरा नहीं भरा, उसको लेकर जो राहत की गई उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए कि छोटे कारोबारी इससे कितना राहत उनको मिलेगी। किसी भी व्यापारी को यदि इस बात का डाउट है कि उसके सप्लायर ने टैक्स नहीं पे करा, तो वो अगले साल के सितंबर के महीने तक क्रेडिट रिवर्स कर सकता है और यह आवश्यक नहीं है कि वो उसी महीने क्रेडिट रिवर्स करे। तो इसके चलते एक तो हमें लगता है कि ऐसे केसेस बहुत कम होंगे, क्योंकि अब जो अवधि मिलेगी सप्लायर्स को टैक्स पे करने की वो भी और लंबी की गई है और रिवर्स करने की प्रक्रिया में भी उनको सरलता मिलेगी छोटे व्यापारियों को, क्योंकि उनको और लंबा अरसा मिल गया। तो आप सुन रहे थे खास तौर से ऑनलाइन गेमिंग को लेकर किस तरह से टैक्सेशन होगा, कैसी सिचुएशन बनेगी, उसके ऊपर बातचीत। जाने से पहले भाई खिलाड़ी अपडेट आपके सामने और रख देते हैं, जहां पे 3 खिलाड़ी इसमें इस हफ्ते हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसमें प्रशांत सावंत ने अपनी पोजीशनिंग के अंदर कुछ बदलाव किए हैं और एक एक करके वो तीनों जो खिलाड़ियों का रिटर्न है वो भी आता हुआ दिखाई पड़ेगा। जहाँ पर प्रशांत सावंत ने अपनी कॉल्स के अंदर थोड़ा सा चेंज किया है और उनके हिसाब से जो एग्जिट की है उन्होंने वो पोली कैप में की है। 3100 रुपये का टारगेट रखा था, 2935 का एक स्टॉप लॉस था और यहाँ पर अपनी पोजीशंस को उन्होंने एग्जिट किया है। प्रशांत सावंत की तरफ से ये एक अपडेट आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पॉली कैब में अदानी में भी उन्होंने अपने पोजीशंस को बुक किया है 1854 के जोन्स पे। 1920 का टारगेट था लेकिन 1854 के जोन्स पे उन्होंने अपनी पोजीशंस को बुक कर लिया। तो 2 ये अपडेट खिलाड़ी से और जो रिटर्न्स है वो आपकी स्क्रीन पर अब आता हुआ दिखाई पड़ेगा। रिटर्न्स के लिहाज से अगर देखा जाए तो मेजरली लीड करते हुए सोफा इनफैक्ट ऑलमोस्ट नेक टू नेक फाइट है। तो प्रशांत जी का 2.5%, ब्रजेश जी का 2.5%, रूपक का भी रिटर्न 2.5%। तो तीनों ही खिलाड़ियों का रिटर्न ऑलमोस्ट अभी सेम आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सेकेंड डे है, सो लेट्स सी गोइंग फॉरवर्ड कैसे ये कामकाज करता है। ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार हम बातचीत करेंगे एक और मैनेजमेंट से, नो योर कंपनी में। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुथूट फाइनेंस की मैनेजमेंट मौजूद रहेगी। हमारे साथ जॉर्ज अलेक्जेंडर मुथूट सर मौजूद होंगे, एमडी मुथूट फाइनेंस के। छोटे से ब्रेक के उस पार।